गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। जब हम वर्ड बैंकिंग सुनते हैं तो हमारे मन में कई सारे बैंकों के नाम आते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कई तरह के बैंकों के नाम आते हैं। हम जनरली ये जानते हैं कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट्स के बैंक हैं और कुछ बैंक ऐसे हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं। लेकिन हम ना बैंकों के फंक्शंस को जानते हैं, ना हम सेंट्रल बैंक को जानते हैं, बैंक्स की मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब नहीं जानते। तो इस चैप्टर में ऐसे कई सारे सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके मैकेनिज्म क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बैंक्स को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1 है कमर्शियल बैंक और नंबर 2 है सेंट्रल बैंक। जितने बैंकों के नाम आप नॉर्मली जानते हो वो लगभग सारे के सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक का मतलब ये है कि सारे बैंक जो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट मेकिंग है। ये एज अ कॉमर्शियल एंटिटी काम करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ कमर्शियल बैंक। दूसरा बैंक हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को हिंदी में केंद्रीय बैंक कहते हैं और इंडिया का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब भी मैं सेंट्रल बैंक बोलूंगा तो इंडिया में आपको आरबीआई सोचना है, या जब मैं आरबीआई बोलूंगा तो इंडिया में आपको सेंट्रल बैंक सोचना है। इंडिया का आरबीआई, ऐसे ही यूएस का फेडरल बैंक है। हर कंट्री का अपना अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक यानी सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक नॉर्मली बिजनेस नहीं करता बाकी बैंकों के जैसे। सेंट्रल बैंकों का जो बैंक का फंक्शन है वो एक तरीके से बैंकों को कंट्रोल करना है, और जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकों का बैंक है, वो इंडिविजुअल्स, नॉर्मल लोगों का बैंक नहीं। अभी तक मैंने कुल मिला के दो बातें कही। एक मैंने कहा सेंट्रल बैंक, दूसरा मैंने कहा कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक को मैंने कहा एक तरीके से रेगुलेटर होता है, ये बैंकों का बैंक होता है, ये सरकार का बैंक होता है, ये नॉर्मल पब्लिक से डील नहीं करता। और दूसरा मैंने कहा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो होता है वो आम जनता से डीलिंग करती है, ये नॉर्मल बैंक्स होते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, सेंट्रल बैंक जो है उसका कोई प्राइवेट लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। और सेंट्रल बैंक जब मैं बोलूं तो इंडिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत समझना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग बैंक है। मैं इंडिया में जब सेंट्रल बैंक बोल रहा हूं तो दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब पहला डेफिनेशन हमारे पास है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी इंडियन बैंकिंग सिस्टम का प्राथमिक इकाई है, प्राइमरी यूनिट है। इसमें आपको बिजनेस करना है, आपको नॉर्मल सेविंग करनी है और वो डिपॉजिट करना है बैंक में। कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी एम होता है, जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट मेकिंग करना होता है। ये कमर्शियली अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, अपने बैंकिंग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और एक वेराइटी ऑफ सर्विसेज देते हैं कस्टमर्स को। क्या सर्विसेज देते हैं? डिपॉजिट का सर्विसेज होता है, विड्रॉल का सर्विसेज होता है, क्रेडिट कार्ड के सर्विसेज होते हैं, बहुत तरह के सर्विसेज होते हैं। हम लोग एक एक करके बात करेंगे। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी जो भी डिपॉजिट है उसे स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, लोन ग्रांट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और उसका अपना मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है। यानी जो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, लोन ग्रांट करें, इन्वेस्टमेंट करें और जिसका मोटिव, जिसका एम प्रॉफिट मेकिंग हो, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस काइंड ऑफ बैंक कॉल्ड द कमर्शियल बैंक। इन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, ये बहुत सारे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब क्या है? हमारे कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक मैंने कहा क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। आप बैंकों में गए, आपने अपना डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने का मतलब कि आपने अपने खाते में पैसा जमा कराया, तो ये कमर्शियल बैंक करते हैं। आपने उससे कार लोन, हाउसिंग लोन, अलग अलग तरह के लोन डिमांड किया, तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगी तो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये उनका क्या काम है? कमर्शियल बैंक का उनका फंक्शन है। कमर्शियल बैंक एक तरीके से फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के तरीके से काम करती है। इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है जो बीच में काम करने वाली एजेंसी, जैसे कि हमारे से पैसा वो एक्सेप्ट करती है
और जिसको लोन चाहिए होता है, जिस बिजनेसमैन को, उस बिजनेसमैन को लोन ग्रांट करती है, प्रोवाइड करती है। तो एक नॉर्मल हाउस होल्ड लोगों से सेविंग को कलेक्ट करके और प्रोड्यूसर सेक्टर के पास लोन प्रोवाइड करना, लोन ग्रांट करना, एक तरीके से ये जो काम है काइंड ऑफ इंटरमीडिएटरी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम है। कमर्शियल बैंक कई बार एक तरीके से बैकबोन ऑफ इकोनॉमी की तरह से काम करते हैं, जिसमें फंडिंग्स को वो चैनलाइज करते हैं, वो उसको ऑपरेट करते हैं, बट उनका प्राइमरी अपना जो मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मेक मोटिव। कमर्शियल बैंक जो होता है, आप समझ सकते हो कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो दोनों के दोनों सेक्टर कमर्शियल बैंक के साथ जुड़े हुए होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपने डिपॉजिट्स को, अपने जो सेविंग्स है उसको डिपॉजिट करता है बैंक में, और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है, वहां से लोन रिसीव करता है। कई बार जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी करने होते हैं वो भी प्रोड्यूसर सेक्टर, किसी को चेक लेना है, देना है, आरटीजीएस करनी है, ये सब भी बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो अब कमर्शियल बैंक के जितने भी काम होते हैं उन सभी वर्क्स को, सभी फंक्शन को हम दो प्राइमरी कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। यानी मुख्य रूप से मेनली दो तरह के फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के। पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। पहला है प्राइमरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, और दूसरा है एडवांसिंग और ग्रांटिंग ऑफ लोन। यानी प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंकों का? बैंकों का प्राइमरी फंक्शन है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में किसी भी माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द चेक, विद द हेल्प ऑफ द कैश डिपॉजिट आप बैंक में डिपॉजिट करते हो। तो डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होता है। आगे बढ़ने के पहले हम लोग बात करेंगे कितने तरह के हमारे अकाउंट्स होते हैं। नॉर्मली आम जनता की जो अकाउंट होती है दैट इज अ सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो होता है कि आपने कुछ बचत किया, पैसे बचाए और उसे आपने क्या किया, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। इट इज द सेविंग बैंक अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट चाहिए होता है। जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं उनके जो बैंक अकाउंट्स होते हैं दैट इज करंट बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की नॉर्मली लिमिट्स नहीं होती है। जैसे कि आप सेविंग बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि आपने पैसा डाला और पैसा निकालोगे, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे और आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जबकि जो करंट अकाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, लेकिन आप जितने मर्जी चाहे आप उतने ट्रांजैक्शंस को कर सकते हो। यानी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में यही फर्क होता है। करंट अकाउंट को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। एक तरीके से ऐसा है अकाउंट जिसमें जब भी आप पैसा चाहोगे, जब भी आपकी डिमांड होगी, आप उसे निकाल लोगे। दूसरा होता है एफडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें आपने एक टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल 5 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ्स, इस पर्टिकुलर फिक्स टर्म के लिए आपने डिपॉजिट किया। तो जो एक पर्टिकुलर फिक्स टर्म के लिए जो डिपॉजिट करते हो, ये क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट और अ टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो हमारे पास यहां पे एक कंपैरिजन शीट है जिसमें डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में कंपैरिजन है। डिमांड डिपॉजिट चेकेबल होता है, जब भी आपको पैसा विड्रॉ करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ द चेक आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। जबकि फिक्स डिपॉजिट जो होता है दैट इज नॉन चेकेबल होता है, यानी उसकी पेमेंट आप विद द हेल्प ऑफ चेक नहीं कर सकते हो। आपने एक एफडी अकाउंट खोला, वहां से आपको अगर पैसा किसी को देना है तो पहले एफडी ब्रेक करवाओगे और वहां से फिर आपके नॉर्मल अकाउंट में पैसा आएगा और वहां से आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो। चेकेबल का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर अकाउंट से चेक इशू करके, चेक जारी करके, और आप क्या कर सकते हो, किसी को पेमेंट कर सकते हो या चेक से पैसा ले सकते हो। डिमांड डिपॉजिट में ब्याज नहीं मिलता, करंट अकाउंट में एक्चुअली ब्याज नहीं मिलता, जबकि फिक्स डिपॉजिट में ब्याज मिलता है, बल्कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रेट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट में डिपॉजिटर जो होता है वो कई सारे ट्रांजैक्शन कर सकता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेविंग डिपॉजिट में पहले ही आपको बता चुका हूं, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग, थर्ड टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। तो ये 3 तरह के मैंने आपको बैंक बताया, एक डिमांड डिपॉजिट बताया, एक सेविंग बैंक अकाउंट बताया और तीसरा मैंने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अभी हमने डिस्कस किया प्राइमरी फंक्शन में जो पहला काम था एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, दूसरा है एडवांसिंग ऑफ लोन यानी लोन देना। लोन अलग अलग तरीके के होते हैं, बैंक जो प्रोवाइड करती है उसमें एक होता है सीसी लिमिट, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट लिमिट। कैश क्रेडिट लिमिट में क्या होता है, जो बोरोवर होता है,
आपको बता दूं, लोन देने वाले को लेंडर कहेंगे, जो लोन लेता है उसे बोरोवर कहेंगे। तो बोरोवर जो होता है उसने वो क्या करता है कि अपने कुछ करंट एसेट्स लाइक शेयर्स, स्टॉक या बॉन्ड, ये सब क्या करता है, बोरोवर अपनी डिपॉजिट करा देता है बैंक के पास। बेचता नहीं है, एज अ कोलैटरल दे देता है। और अगेंस्ट द कोलैटरल एक क्रेडिट लिमिट डिफाइन हो जाती है। जैसे कि आपने कुछ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स जो करंट एसेट्स हैं वो आपने क्या किया, बैंक के पास डिपॉजिट कर दिया। बैंक ने उसके बिहाफ पर आपकी 1 करोड़ की लिमिट डिफाइन कर दी। अब ये 1 करोड़ की जो लिमिट है, यानी इस लिमिट तक आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपके खाते में पैसे नहीं है और आपको किसी को 5 लाख रुपए पेमेंट करनी है। आपके पास 1 करोड़ का लिमिट है, आप 5 लाख रुपए का सीसी अकाउंट से, कैश क्रेडिट अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी और आप पे एक तरीके से 5 लाख रुपए का लोन हो जाएगा। जब भी आपके खाते में पैसे आएंगे तो उससे वो एडजस्ट हो जाएगा और उतने दिन तक का ही आपको ब्याज देना पड़ेगा जितने दिन तक का आपने लोन लिया हुआ है। यानी इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने 5 लाख का लोन जो है 5 साल के लिए ले लिया, ऐसा नहीं होता। इसमें एक तरीके से एक लिमिट डिफाइंड होती है और जितने दिन के लिए आपने पैसा लिया है उस लिमिट के अंतर्गत उतने दिन तक का ही आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो आप विड्रॉ करोगे इसे कहा जाता है कैश क्रेडिट लिमिट्स और इस आधार पर आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। दूसरा होता है डिमांड लोन। डिमांड लोन ऐसा लोन होता है जो किसी भी टाइम आपने एक बार उनसे सेटलमेंट करके रख लिया और जब भी बैंक के साथ, और जब भी आपको जरूरत होगी तो वो आपके पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डिमांड लोन। तीसरा है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन होता है। जैसे आपने लोन लिया 6 महीने के लिए, आपने लोन लिया 1 साल के लिए, तो नॉर्मली क्या हो गया, ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया। नॉर्मली कई बार ये लोन 2 साल 3 साल तक का भी हो सकता है। जनरली हम लोग पर्सनल लोन को शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। अगर आप बैंकों में जाओगे तो शॉर्ट टर्म लोन यानी पर्सनल लोन जो है वो 1 साल तक का मिल सकता है, 6 महीने का मिल सकता है, मैक्सिमम अप टू 5 ईयर तक का मिलता है। इससे ज्यादा पीरियड तक के लिए पर्सनल लोन नहीं होता। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है और मनी इज क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ बोरोवर। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म लोन लिया या पर्सनल लोन लिया। लोन लेने के बाद आपके नॉर्मल खाते में पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। अब आप उसको किसी भी पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और दूसरा इसके ड्यूरेशंस, टाइम पीरियड कम होता है। अब जब भी लोन प्रोवाइड होती है तो उसके अलग अलग तरीके की कंडीशंस होती हैं, बैंक वो आपके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं होम लोन होता है, कार लोन होता है और अलग अलग तरीके के लोन्स बैंक प्रोवाइड करती हैं जो कस्टमर्स को ग्रांट किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शन के बारे में। पहला मैंने फंक्शन कहा प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मैंने 2 फंक्शन कहा, एक एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और दूसरा मैंने कहा ग्रांटिंग ऑफ लोन। अब सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन जो है उसके अलग अलग टाइप्स हैं, उसके अलग अलग कैटेगरीज हैं। सेकेंडरी फंक्शन में पहला फंक्शन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है, इसका मतलब आप समझो, आपका जो नॉर्मल अकाउंट है, अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए है और आपने 1,10,000 रुपए का चेक इशू कर दिया तो नॉर्मली वो चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। बाउंस होने का मतलब वो चेक पास नहीं होगा, इससे आपका गुडविल खराब होता है। तो आपने क्या किया है, बैंक के साथ मान लो कि 5 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, यानी 5 लाख रुपए तक जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप डिपॉजिट चेक इश्यू करोगे वो चेक पास हो जाएगा और जब नेक्स्ट टाइम जैसे ही पेमेंट आ जाएगा आपके खाते से वो लोन एडजस्ट हो जाएगा। यानी आपको एक ऐसी सुविधा दी गई है जिसमें जब चाहो तब आप ओवरड्राफ्ट कर ले लो, आप पैसा ले लो और जैसे ही आपका पैसा आएगा वो ऑटोमेटिक रीपे हो जाएगा। उसकी एक लिमिट होती है। दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू respectable and reliable customers for a short periods। नेचुरल बात है, शॉर्ट पीरियड का है, 10 दिन का लोन है, 20 दिन का लोन है, 1 महीने का लोन है। आज आपने चेक 1,10,000 का इशू किया, आप पे 10,000 रुपए का लोन हो गया क्योंकि 1 लाख पहले से पड़ा हुआ था। जैसे ही 10 दिन बाद, मान लो 1 हफ्ते बाद आपके पास पेमेंट आएगी तो वो लोन एक तरीके से ऑटोमेटिकली रीपे हो जाएगा। ये पहला क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी।
दूसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने के पहले यह समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, किसी को माल बेचा, आपने सेल किया और वो क्रेडिट सेल है। सेल करने के बाद आपको पेमेंट लेना है 2 महीने बाद। अब आपने जैसे ही सेल किया तो आपने उसके अगेंस्ट एक बिल बनाया, दैट इज व्हाट बिल रिसीवेबल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो परचेजर है वो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, उसको साइन करेगा, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा कि किस पर्टिकुलर डे पे वो आपको पेमेंट रीपे करेगा, यानी पेमेंट आपको करेगा। अब जो भी दिन उसके ऊपर लिखा हुआ है उस तारीख को आपको पेमेंट मिलनी है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, बिल रिसीवेबल, और जिसने साइन किया है उसके लिए है बिल पेबल। तो बिल रिसीवेबल और बिल पेबल, अब आपके हाथ में एक बिल रिसीवेबल है जिसकी पेमेंट 2 महीने बाद मिलनी है। अब ये बिल रिसीवेबल आप लेके एक बार बैंक के पास जाते हैं कि भाई साहब मेरे को पेमेंट ना 2 महीने बाद मिलना है और मुझे अभी पैसे दे दो। नेचुरल बात है, बैंक हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो अभी क्यों देगा पैसा। तो अभी अगर बैंक पैसा देगा आपसे तो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। हम एक अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से इट इज 1 लाख रुपीज। अब वो बिल रिसीवेबल जो है 1 लाख रुपए का है। बैंक ने आपसे कहा कि ठीक है, आप मुझे अभी बीआर दे दो, मैं 2 महीने बाद खुद कलेक्ट कर लूंगा, लेकिन मैं आपको 1 लाख नहीं सिर्फ 98,000 दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने बैंक को क्या कर दिया, अपने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, और बैंक ने आपको 98,000 दे दिया, और 2 महीने बाद बैंक अपने आप उस परचेजर के पास, उस बोरोवर के पास जाएगा और वो कलेक्ट कर लेगा पैसा। तो बैंक की एक तरीके से 2,000 रुपए की कमाई हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड विद द हेल्प ऑफ द बैंक। नॉर्मली जो बैंक 2,000 रुपए डिडक्ट कर रही थी, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट चार्जेस। तीसरा पॉइंट है एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस का मतलब है कि बैंक एजेंट की तरीके से काम करती है। एजेंट के तरीके से काम करने का मतलब कि बैंक कस्टमर से कुछ नॉमिनल कमीशन चार्ज करती है और उनके आधार पर उन्हें सर्विसेज देती है अपने क्लाइंट्स को। कई बार ये सर्विसेज एडवाइजरी सर्विसेज हो सकता है, कई बार ये सर्विसेज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हो सकता है, किसी भी तरीके का सर्विसेज हो सकता है। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ फंड। आज आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली से आपको आंध्रा पेमेंट करनी है, तो आंध्र प्रदेश में पेमेंट करनी है, तो आपने क्या किया, आपने जब मर्जी चाहा आप बैंक को आपने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे इतने लाख रुपए ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ द आरटीजीएस, एनईएफटी और एनी अदर मोड्स। बैंक ने इमीडिएट दिल्ली बैठे आपका फंड ट्रांसफर कर दिया। तो बैंक ने एक तरीके से आपको क्या किया, सर्विस प्रोवाइड किया। तो ये क्या है, ये भी सेकेंडरी फंक्शन है। अगला पार्ट है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। कई बार किसी से पेमेंट कलेक्ट करना है या पेमेंट करना है, देना है आपको, जैसे कि आपको एलआईसी की पेमेंट करनी है। आपने क्या किया, बैंक को एक इंस्ट्रक्शन लिख के दे दिया कि भाई ये हर तारीख, हर साल 1 जनवरी को जो भी आपका एलआईसी का अमाउंट है आपके अकाउंट से कट जाएगा और सीधे एलआईसी को पेमेंट हो जाएगी। तो डायरेक्ट पेमेंट करने की सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करता है। कई बार फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, जैसे कि आपको डॉलर परचेज करना है, तो ये जो डॉलर है, जो आपको पाउंड है, ये सभी चीजें आप बैंकों के साथ परचेज कर सकते हो, उनको आप रुपीज दे सकते हो और उनसे डॉलर ले सकते हो। अगर आपको फॉरेन घूमने जाना है और आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो आप रुपी देके वहां से डॉलर कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शंस बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। अभी तक मैं बताता हूं कि मैंने कौन कौन से फंक्शंस की बात करी। पहला मैंने कहा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, दूसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा एजेंसी फंक्शंस, चौथा ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पांचवा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, छठा फंक्शन है परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सातवां फंक्शन है परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ बैंक। समटाइम बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज लाइक म्यूचुअल फंड, लाइक डिबेंचर्स एंड समटाइम मे बी शेयर्स एक्सेट्रा। तो ये खरीदने और बेचने की सर्विसेज भी बैंक अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अगला पार्ट है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। नॉर्मली बिग क्लाइंट्स को, जो एचएनआईज हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ये लोग बैंक इनको
इनकम टैक्स से रिलेटेड भी कंसल्टेंसी देती है, उन्हें एडवाइजरी देती है कि किस तरीके से वो अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स एंड लास्ट वन इज द लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, जैसे कि बैंक ने आपको एलओसी दे दिया, लेटर ऑफ रेफरेंस दे दिया, आपने क्या किया, आपको किसी चाइना से मान लो इंपोर्ट करना है। अब चाइना वालों को भरोसा नहीं है कि आप उनको पैसा दोगे कि नहीं दोगे, तो वो आपको माल कैसे भेजें, और आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं कि वो आपको माल देंगे कि नहीं देंगे, तो उस पर भी भरोसा नहीं है। तो चूंकि ये भरोसा नहीं है, तो एक तरीका ये है, आप बैंक से लिखवा के दे दो कि जैसे ही वो माल भेज देंगे तो बैंक उन्हें पेमेंट दे देगा ऑटोमेटिकली। तो इस लेटर को लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, एक तरीके से उधार की लेटर है। जैसे ही चाइनीज जो है वो आपको माल एक्सपोर्ट करेंगे, वो पेमेंट वहां से बैंक उन्हें दे देगी। तो ये सब क्या थे, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द बैंक्स। आगे कुछ जनरल यूटिलिटी के भी फंक्शंस बैंक प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको लॉकर फैसिलिटी चाहिए, आपको घर में ज्वेलरी रखना, बैंक प्रॉपर्टी के पेपर्स रखना आपको अनसेफ लगता है, तो बैंक क्या करते हैं, आपको लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। वहां पे बड़े बड़े अलमारीज होती हैं, एक चाबी आपके पास होगा, एक बैंकर के पास होगा, दोनों चाबी को यूज करोगे तो वो खुलेगा अलमारी, और उसमें आप ज्वेलरी, अपने प्रॉपर्टी पेपर्स, सिक्योरिटीज के पेपर्स आप डिपॉजिट कर सकते हो। इस तरह की सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करती है। उसके अलावा मैंने एलओसी पहले बता दिया। ट्रेवलर्स चेक, ट्रेवलर्स चेक ऐसा टूल है जिसमें, जैसे कि मान लो आपको यूएई घूमने जाना है, अब वहां पे घूमने जाना है तो वहां की करेंसी और है, आपने क्या किया, इंडिया में एक किसी बैंक को रुपीस दिया और उन्होंने आपको एक ट्रेवलर चेक इशू कर दिया। ट्रेवलर चेक ऐसा चेक है जिसे आप यूएई में ले जाओगे और वहां के बैंक को दोगे तो वो आपको वहां की करेंसी आपको दे देंगे। तो ये भी एक तरीके से जिसमें आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ा और इजीली आपको फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल हो जाएगा। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी का काम भी करते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग। जैसे कि कोई भी कंपनी लाइक रिलायंस अपना एक आईपीओ लेके आती है, अपने शेयर बेचने जाती है। अब कई बार ये जो कंपनियां होती हैं, इन्हें अपना शेयर बेचना होता है तो इन्हें मार्केट या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मार्केट और कस्टमर्स अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी समझने के लिए पहले हमें अंडरराइटर का काम समझना होगा। जैसे कि रिलायंस या कोई भी कंपनी मार्केट में अपने आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, मार्केट में अपने शेयर या डिबेंचर बेचना चाहती है, तो उसे कुछ ना कोई इंटरमीडिएटरी की रिक्वायरमेंट होती है जो उसके शेयर या डिबेंचर बेचने में मदद करे। अब ये जो इंटरमीडिएटरी होती है ये कुछ कमीशन चार्ज करती है, 1%, 2%, 3%। ये जो कमीशन होता है ये बैंक्स लेते हैं और ये शेयर या डिबेंचर बिकवाने में मदद करते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है अंडरराइटिंग, और इसके बदले जो परसेंटेज 1, 2, 3% बैंक लेते हैं इसे अंडरराइटर कमीशन कहा जाता है। तो अंडरराइटर के रूप में भी बैंक काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ स्टेट्स। जानकारियां, सांख्यिकी, लोगों का डेटा कलेक्ट करने का काम भी बैंक करते हैं, कमर्शियल बैंक करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को कुल मिला के 4 तरह की बातें कही, 4 तरह के फंक्शंस की बातें कही। पहले 2 पार्ट थे प्राइमरी फंक्शन में और दूसरे 2 पार्ट थे सेकेंडरी फंक्शन में। प्राइमरी फंक्शन में जो 2 पार्ट थे उसमें क्या था, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ लोन। सेकेंडरी फंक्शन में जो 2 पार्ट्स थे उसमें मैंने एक पार्ट में कहा था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शंस। सेकेंड पार्ट में ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कलेक्शन एंड पेमेंट, परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, सिक्योरिटीज परचेज एंड सेल, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, ट्रस्टी एग्जीक्यूटर्स, लेटर ऑफ एलओसी, लेटर ऑफ रेफरेंसेस, एंड लास्ट वन वाज द जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, जिसमें हमने लॉकर फैसिलिटीज, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड कलेक्शन ऑफ स्टेट्स था। इसमें एक टॉपिक एक्सप्लेन करना रह गया, दैट इज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स। कमर्शियल बैंक जो है कई बार अपने कस्टमर्स के लिए एज अ ट्रस्टी काम करते हैं, उनके एसेट्स को मैनेज करने का काम करते हैं, और जिनके फेवर में वो एग्रीमेंट्स होता है दे आर द एग्जीक्यूटर्स। जैसे कि जो लोग एग्जीक्यूटर्स होते हैं वो अपने विल,
अपने एग्रीमेंट में लिखते हैं कि उनके अभी जो व्यक्ति है, जैसे कोई भी एक ट्रस्ट में एक व्यक्ति है, वो एग्जीक्यूटर है, उनके डेथ के बाद एग्जीक्यूटर कौन होगा, और उस सारे प्रॉपर्टी जो सारे एसेट्स हैं उनके देखभाल करने का जिम्मा बैंकों के पास होता है। तो ये क्या होता है? ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर्स। तो ये सारे फंक्शंस हमने डिस्कस कर ली। रिमेनिंग पोर्शन हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही इसको भी ले आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।